इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज को हमने स्टार्ट कर दिया था। आज हम पार्ट 2 कर रहे हैं, जिसके अंदर हम सीखेंगे लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। पार्ट 1 के अंदर हमने बेसिक्स सीखा था, जिसके अंदर मैंने बात की थी लैटिट्यूड के बारे में, लैटिट्यूड लाइंस के बारे में एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस के बारे में। क्योंकि अपना जो ये चैप्टर है लोकेशन ऑफ इंडिया का, जिसके अंदर आप देखोगे कि इंडिया की लोकेशन कहाँ पर है, इसका एक्सटेंशन कितना है, तो ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो उसी बेसिक वीडियो पर रहने वाला है पार्ट 1 पर, जिसके अंदर मैंने बेसिक्स आपको बताया था और मॉडल यूज़ करके आपको बताया था लेटिट्यूड लाइंस क्या होती है। काफ़ी सारे मॉडल्स मैंने उस वीडियो के अंदर यूज़ करके आपको अच्छे से समझाया कि लेटिट्यूड क्या होती है और लेटिट्यूड लाइंस और लॉन्गिट्यूड लाइंस क्या होती है। तो आप वो ज़रूर से देख लेना। उसी के बेस पर आज हम ये जो है एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ इंडिया सीखने वाले हैं कि इंडिया का विस्तार क्या है और इसका जो लोकेशन है वो कहाँ पर है। तो पार्ट 1 अगर आप देख लोगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लैटिट्यूड क्या होती है, लॉन्गिट्यूड लाइंस क्या होती है। तो आप जरूर से देख लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा बेसिक के नाम से, पार्ट 1 बेसिक के नाम से, तो आप जरूर से देख लेना। तो आज हम पार्ट 2 के अंदर सीखने वाले हैं लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया का। तो देखो, सबसे पहले हम जो है वो बात करें लोकेशन एंड एक्सटेंट, जो स्थिति और विस्तार है इंडिया का, वो हम दो तरीके से करते हैं। यानी कि जो स्थिति और विस्तार का अध्ययन है वो हम दो तरीके से करते हैं। फर्स्ट है खगोलीय स्थिति और सेकंड है भौगोलिक स्थिति। इसको कहते हैं हम एस्ट्रोनॉमी एंड इसको कहते हैं हम जियोग्राफिकल। तो हम इंडिया की जो लोकेशन है या जो इंडिया का एक्सटेंशन है वो हम दो तरीके से करते हैं, इसका अध्ययन दो तरीके से करते हैं। एक होता है खगोलीय स्थिति, एक होती है भौगोलिक स्थिति। इसको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, इसको हम जियोग्राफिकल जो है वो कहते हैं। तो खगोलीय के अंदर हम मेनली जो बात करते हैं वो करते हैं लैटिट्यूड की, लॉन्गिट्यूड की। इसके अंदर हम अक्षांशीय और देशांतरीय जो अपनी लाइंस होती हैं उनकी बात करते हैं खगोलीय के अंदर, एस्ट्रोनॉमी के अंदर। और वहीं हम भौगोलिक स्थिति की बात करें तो भौगोलिक स्थिति के अंदर हम इंडिया, उसके नाइबर कंट्री, पड़ोसी देश हो गए, उनके पड़ोसी सागर हो गए, द्वीप हो गए और महासागर हो गए, तो वो हम करते हैं भौगोलिक स्थिति के अंदर। उसका अध्ययन हम भौगोलिक स्थिति के अंदर अंतर्गत करते हैं। तो आज हम सिर्फ खगोलीय स्थिति, एस्ट्रोनॉमी के अंदर सीखने वाले हैं इंडिया का एक्सटेंशन एंड लोकेशन कहाँ है। फिर नेक्स्ट पार्ट 3 आएगा, जिसके अंदर हम इंडिया के जो नाइबर कंट्री है वो उनकी बात करेंगे, साथ में जो इंडिया के साथ लगता हुआ जो सागर है, बंगाल की खाड़ी और जो द्वीप है और हिंद महासागर है, वो उनका हम पार्ट 2 के अंदर बात करेंगे। और हर एक नाइबर कंट्री कौन सी वो बाउंड्री बनाती है, उनकी लंबाई कितनी है, उनके नाम, सब कंट्री के नाम, उनकी कैपिटल्स, दो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे पार्ट 3 के अंदर। बट पार्ट 2 के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ इसका जो है लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन हम सीखने वाले हैं इंडिया का। तो स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो को। तो खगोलीय स्थिति सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लोकेशन, इंडिया की लोकेशन एक्चुअल में कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक चित्र बना रखा है, आप देखो, ये कुछ आप समझो, इसको ग्लोब समझ लो या फिर अर्थ समझ लो। ठीक है, मैं आपको मॉडल का भी यूज़ करके समझाऊंगा, ग्लोब का भी यूज़ करके समझाने वाला हूँ कि कहाँ पर एक्चुअल में इंडिया की स्थिति है। तो सबसे पहले ये देखो, ये हमारी 0 डिग्री इक्वेटर हो गई। 0 डिग्री इक्वेटर जो कि अर्थ को या फिर ग्लोब को दो भागों में डिवाइड करती है। ये मैंने फर्स्ट जो पार्ट 1 है बेसिक के अंदर आपको बता दिया था, इक्वेटर के बारे में, लैटिट्यूड के बारे में सब, तो आप जरूर से देख लेना। तो हमारी जो इक्वेटर है वो अर्थ या ग्लोब को दो भागों में डिवाइड करती है। एक होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड दूसरा होता है साउथ हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध होता है। फिर हम बात करें 0 डिग्री जो देशांतर है, वो भी हमारी अर्थ को दो भागों में डिवाइड करती है। एक होता है पश्चिमी गोलार्ध, वेस्ट हेमिस्फीयर, एक होता है ईस्ट हेमिस्फीयर यानी कि पूर्वी गोलार्ध। तो हमारी इंडिया की लोकेशन कहाँ होगी, उत्तर में होगी या फिर दक्षिण या पूर्व पश्चिम। तो मैं सबसे पहले मैं आपको एक मॉडल का यूज़ भी करके दिखाऊंगा कि इंडिया की एक्चुअल में लोकेशन क्या होगी। तो ये मेरे पास अभी एक बॉल है, इसके थ्रू आपको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले कर लेते हैं हम, ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा हो गया साउथ पोल, इसको दे देते हैं साउथ पोल। ये हमारी हो गई 0 डिग्री इक्वेटर, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये 0 डिग्री इक्वेटर हो गई, जो कि हमारी अर्थ या फिर ग्लोब को दो भागों में डिवाइड करती है। इसको नाम दे देता हूँ मैं नॉर्थ हेमिस्फीयर। ये हो गया हमारा साउथ हेमिस्फीयर। अब वही बात करें 0 डिग्री देशांतर, वो भी हमारी अर्थ को दो भागों में डिवाइड कर रही है। एक हो गया, ये हमारा हो गया ईस्ट, ये हमारा हो गया वेस्ट, वेस्ट हेमिस्फीयर, ईस्ट हेमिस्फीयर, पश्चिमी गोलार्ध,
पूर्वी गोलार्ध। ग्रीनविच जो 0 डिग्री देशांतर है वो इस साइड वाला भाग पश्चिमी, इस साइड वाला भाग पूर्वी कहलाता है। तो ये पार्ट 1 के अंदर हमने सीख लिया था। अब हमारे इंडिया की लोकेशन एक्चुअल में कहाँ है। ये 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो स्टार्ट, यहाँ पर देखो आप 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो आप एक बार सोचो कि यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ पर कर देते हैं हम 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये उत्तर की तरफ है, ठीक है। वैसे ही इंडिया का जो ये वाला पार्ट है कन्याकुमारी तक, जो कन्याकुमारी है वो एक्चुअल में दक्षिण है, लेकिन वो एक्चुअल में उत्तर की तरफ है। यहाँ पर देखो नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर। तो साउथ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर है इंडिया, तो ये वाला भाग हो गया उत्तरी, यानी कि इक्वेटर से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो उत्तर, ये दक्षिण, ठीक है। ये हो गया अपना 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। वहीं हम बात कर लेते हैं 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश की। तो आप यहाँ तक सोच लो एक बार, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो गया। फिर हम बात करते हैं 38 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पूर्वी देशांतर। ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये हो गया देशांतर अपना, तो इसको एक बार ऐसे मान लो आप। और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, इसको आप समझ लो ऐसे, ठीक है। एक बार सोचो आप। तो इंडिया की जो लोकेशन है ग्लोब पर या फिर अर्थ के ऊपर, वो एक्चुअल में यहाँ पर है। तो अब आप ये बताओ कि इंडिया की लोकेशन ग्लोब या अर्थ के ऊपर क्या उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में होगी या फिर उत्तरी या पूर्वी गोलार्ध में होगी। थोड़ा सा सोचो और कमेंट करके आप ज़रूर से बताओ कि हमारी इंडिया की जो लोकेशन है अर्थ के ऊपर या फिर ग्लोब के ऊपर, क्या वो उत्तरी गोलार्ध में है या उत्तरी गोलार्ध पूर्वी गोलार्ध में है या फिर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो समझ गए होंगे आप कि एक्चुअल में लोकेशन कहाँ पर है। तो ये हमारा था उत्तरी गोलार्ध, ये हमारा था दक्षिणी गोलार्ध, ये हमारा पूर्वी गोलार्ध, ये हमारा पश्चिमी गोलार्ध। तो इंडिया जो है उसकी लोकेशन है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। इक्वेटर 2 भागों में बांट रही है, उत्तरी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। 0 डिग्री देशांतर भी 2 भागों में बांट रही है, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। तो ये गोलार्ध हो गया, एक ये गोलार्ध हो गया उत्तरी, एक दक्षिणी गोलार्ध, एक पश्चिमी गोलार्ध, एक पूर्वी गोलार्ध। तो गोलार्ध हो गए, यानी कि गोला का अर्ध आधा कर देना, मतलब गोला का आधा करना गोलार्ध होता है। तो ये भी बांट रही है हमारी अर्थ को ऐसे करके, आधा भाग ये, आधा भाग ये। इधर की बात करें आधा भाग ये, फिर आधा भाग ये, ऐसे बांट रही है ना। तो हम क्या कहेंगे कि हमारी इंडिया की जो लोकेशन है वो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में है, न कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ये भी एक गोलार्ध है, ये भी एक गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में इंडिया की लोकेशन है, न कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध हो गया ये वाला पार्ट, जो कि चौथा हिस्सा है, ठीक है। अर्थ का या फिर ग्लोब का चौथा हिस्सा है, इसको हम गोलार्ध नहीं कह सकते, ये चौथा हिस्सा आ गया। गोलार्ध का अर्थ मतलब होता है गोला का अर्ध, यानी आधा भाग, पूरे गोले का आधा भाग होता है गोलार्ध का। तो ये तो आधा हुआ नहीं, ये तो चौथा हिस्सा आ गया, तो इसको हम उत्तरी पूर्वी गोलार्ध नहीं कहेंगे। इंडिया की लोकेशन एक्चुअल में उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसकी एक्सटेंट की या इसके एक्सटेंशन की, विस्तार की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो मुख्य भूमि है हमारी इंडिया की कन्याकुमारी, वहाँ तक है। मुख्य भूमि जो हमारी कन्याकुमारी है वहाँ तक है। उत्तर में आप देखोगे तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो कि यहाँ पर एक लोकेशन है जिसका नाम है, यहाँ पर एक लोकेशन है कन्याकुमारी, ये वाली पॉइंट है कन्याकुमारी। यहाँ पर एक लोकेशन है इंदिरा कोल, इंदिरा कोल एक लोकेशन है। इंदिरा कोल से लेकर कन्याकुमारी तक, ठीक है, यानी कि 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश जो कि इंदिरा कोल तक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश जो कि कन्याकुमारी तक है।
इतना विस्तार हो गया। ठीक है, वहीं दूसरी ओर देखें हम, इसका उत्तरी अक्षांश वहीं पश्चिम सॉरी इसका देखते हैं देशांतरीय विस्तार कितना है। तो देशांतरीय विस्तार की बात करें तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। अब आप समझोगे कि ये तो भाग इंडिया का जो है उत्तर हो गया, यानी कि नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो ये तो वेस्ट है, लेकिन ईस्ट कैसे हुआ? अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो वेस्ट है, ईस्ट कैसे हुआ? तो आप यहाँ पर आप एक बार देखो कि ये हमने बात की थी कि ईस्ट हेमिस्फीयर पूर्वी गोलार्ध है। तो ये वाला जो पार्ट आ रहा है हमारा पूर्वी गोलार्ध के अंदर आ रहा है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे कि ये वाला जो पार्ट हमारा आ रहा है वो पूर्वी गोलार्ध के अंदर आ रहा है। तो हम इसको पूर्वी कहेंगे। इंडिया का ये पश्चिमी है, लेकिन एक्सटेंट की बात कर रहे हैं तो ये हमारा पूर्वी हो गया। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है गुजरात के कच्छ से, और यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पूर्वी देशांतर अरुणाचल प्रदेश। इसमें एक जगह है जिसका नाम है लोहित, वहाँ तक गुजरात के कच्छ से लेकर लोहित तक जो है वो ईस्ट का एक ये जो है अपना हो गया देशांतरीय विस्तार। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब हम वही बात करें द्वीप के अंदर, तो मुख्य भूमि से दूर एक अंडमान निकोबार द्वीप, जिसका दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, ये दो है आपको बताया हुआ, अंडमान एंड निकोबार। उत्तरी भाग अंडमान, दक्षिणी भाग निकोबार है, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट से नीचे वाला भाग निकोबार। तो इसका जो मुख्य भूमि आपको मैंने बता दी कन्याकुमारी थी, मुख्य भूमि से दूर जो ग्रेट निकोबार पर एक पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, जो कि दक्षिणतम बिंदु है भारत का। 2004 के अंदर सुनामी आई थी, तो उस सुनामी के अंदर क्या हुआ था कि ये जो पॉइंट है वो जलमग्न हो गया था। 2004 के अंदर सुनामी आई थी हिंद महासागर के अंदर, तो ग्रेट निकोबार पर जो स्थित था इंदिरा पॉइंट वो जलमग्न हो गया था। इंदिरा पॉइंट जो है वो दक्षिणतम बिंदु है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर ये स्थित है, जो कि दक्षिणतम बिंदु है। यहीं से भारत की जो है वो दक्षिण सीमा निर्धारित होती है, यहीं से भारत की दक्षिण सीमा निर्धारित होती है इंदिरा पॉइंट से, जो कि 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अब हम बात करें थोड़ा सा यहाँ पर टोटल ज्योग्राफिकल एरिया की इंडिया का। तो इंडिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, भूगोलिक क्षेत्र है, वो यहाँ पर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ज्योग्राफिकल एरिया है वो इंडिया का, आपको पता होगा इतना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। लेकिन ये जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो हमारे इंडिया का जो रियल एरिया है उससे लेस देन है, उससे कम है हमारा ज्योग्राफिकल एरिया, रियल एरिया से कम है। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ कैसे है। ये हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है, भौगोलिक क्षेत्रफल है इंडिया का। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। ठीक है, सपोज करो ये कोई कंट्री है, कोई लैंड है, लैंड, ठीक है। सपोज कर लो आप इंडिया है ये, ठीक है, इंडिया मान लो एक बार इसको। तो कहीं इंडिया के अंदर कहीं पहाड़ भी है, पर्वत भी है, पठार भी है, मैदानी भाग भी है। पता है आपको फिजियोग्राफी जो हम नेक्स्ट पार्ट में भी करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ के अंदर ही पढ़ने वाले हैं भारत का भौतिक विभाजन। तो एक बार सोचो कि आप ये इंडिया है, इंडिया के अंदर काफ़ी जो है विभाजन है, मतलब भौतिक विभाजन है, जिसके अंदर हमें पहाड़, पर्वत, पठार, मैदान देखने को मिलता है। तो जब हम इंडिया का वो जियोग्राफिकल एरिया कैलकुलेट करते हैं, जो कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सैटेलाइट्स के थ्रू ये कैलकुलेट किया जाता है। जब हम सैटेलाइट से देखते हैं तो ये वाला पार्ट जो हमें 2D दिखाई देता है,
एक्चुअल में 3D है, लेकिन जब हम सैटेलाइट से रिमोट सेंसिंग की हेल्प से इसको जब हम करते हैं तो ये हमें 2D दिखाई देता है। अगर उससे जो हम एरिया निकालते हैं वो तो हमारा हो गया जियोग्राफिकल एरिया। लेकिन अगर हम सोचें, मान लो इस पर कुछ पर्वत भी हो गया, ठीक है, पहाड़ भी हो गए, पर्वत भी हो गए, मैदानी भाग भी हो गया, तो हम अब इसका रियल एरिया हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम रियल एरिया? तो इसका रियल एरिया निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे हम? इसका रियल एरिया निकालना है तो उसके लिए हम, वैसे रियल एरिया निकालना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, रिमोट सेंसिंग का यूज़ कर रहे हैं, रिमोट सेंसिंग जेएस का यूज़ अब हम कर रहे हैं, तो रिमोट सेंसिंग की हेल्प से ये है वो पॉसिबल है, संभव है। लेकिन ये वैसे इम्पॉसिबल है निकालना। तो हम इसका जो रियल एरिया निकालते हैं, मान लो कि हम इसका रियल एरिया निकालना है, तो हम एक तरीके से निकाल सकते हैं। इसके ऊपर कुछ कपड़ा रख लेंगे, हम पूरे को कवर कर देंगे कपड़े से, और कपड़े से पूरे को कवर करने के बाद हम उसको ड्रॉ कर लेंगे इस साइड से, ऐसे निशान लगा लेंगे उस कपड़े पर। इस कपड़े को पूरे से कवर कर देंगे, फिर ऐसे निशान लगा देंगे। उस निशान लगाने के बाद उस कपड़े को डालेंगे, और उसके बाद जो उस कपड़े का हम एरिया निकालेंगे वो है रियल एरिया हमारे इंडिया का। लेकिन ये मुश्किल काफ़ी है, रिमोट सेंसिंग की हेल्प से ये हो भी सकता है, रियल एरिया निकल भी सकता है। तो ये रियल एरिया ऐसे निकलता है जो कि लेस देन, जियोग्राफिकल एरिया हमारा लेस देन है रियल एरिया से। तो यहाँ पर हमने बात कर ली जियोग्राफिकल एरिया की, रियल एरिया की, वहीं हमने बात कर ली इसके अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार की, कि ये इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, और वहीं देशांतरीय विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक है। अब हम इसके अंदर बात करते हैं कि इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री का है, लगभग 30 डिग्री का है, लेकिन एक्चुअल में वो 30 डिग्री नहीं है। एक्चुअल में जो निकल कर आता है हमारा अक्षांशीय विस्तार 36 डिग्री 6 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट। अगर हम इसको माइनस करते हैं, इसको मैं कर देता हूँ एक बार रिमूव। तो हम अगर देखें 37 डिग्री 6 मिनट माइनस 8 डिग्री 4 मिनट, तो ये हमारा उत्तरी अक्षांश, इसको अगर माइनस करते हैं तो रियल में हमारा कितना आता है? 29 डिग्री 2 मिनट। ये रियल जो है अपना अक्षांशीय विस्तार है, जो कुछ बुकों के अंदर लगभग 30 डिग्री मान लिया गया है कि 30 डिग्री है वो अक्षांशीय विस्तार है टोटल, यहाँ से लेकर यहाँ तक। वहीं हम बात करें देशांतरीय विस्तार की, जो कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो इसका भी 30 डिग्री माना गया है कि इंडिया का जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार वो 30 डिग्री है। लेकिन इसका एक्चुअल में क्या आता है? 97 डिग्री 25 मिनट माइनस में करते हैं हम 68 डिग्री 7 मिनट, तो इसका जो निकल कर आता है वो होता है 29 डिग्री 18 मिनट। काफ़ी अंतर, ज़्यादा अंतर नहीं है। आप देखोगे कि यहाँ पर 29 डिग्री 2 मिनट, यहाँ पर 29 डिग्री 18 मिनट, काफ़ी ज़्यादा अंतर नहीं है, इक्वल ही है, 30 मान लिया गया है वैसे। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ समझनी है, क्या है एक्चुअल में? आप देखोगे तो 29 डिग्री 18 मिनट जो कि अपना देशांतरीय विस्तार है, यानी कि आप यहाँ पर देखोगे तो इंडिया जो है वो 29 डिग्री 18 मिनट देशांतरीय विस्तार पर ज़्यादा है, यानी कि इंडिया का देशांतरीय विस्तार ज़्यादा है। थोड़ा सा समझना है आपको, यहाँ पर 29 डिग्री 18 मिनट इसका देशांतरीय विस्तार आ रहा है इंडिया का, वहीं 29 डिग्री 2 मिनट है वो अक्षांशीय विस्तार आ रहा है। तो अब आप देखोगे तो हमारे इंडिया का देशांतरीय विस्तार ज़्यादा है और अक्षांशीय विस्तार कम है।
वहीं वहीं अगर हम देखें उत्तर से दक्षिण यानी कि इंदिरा कोल से लेकर कन्याकुमारी तक इंडिया की लंबाई की बात करें तो वह 3214 किलोमीटर। और वहीं हम कच्छ के रण से लेकर अरुणाचल प्रदेश के लोहित जो एक लोकेशन है उस तक हम इसकी जो चौड़ाई देखते हैं तो वो है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर चौड़ाई है। लंबाई है वो 3214 किलोमीटर से। तो आप डिफरेंस करो इनके बीच में कितना अंतर आ गया, इन दोनों के बीच में कितना अंतर आ गया, इसको माइनस कर दो आप। 3214 2933 281 किलोमीटर। ठीक है, 281 किलोमीटर का अंतर आ रहा है। अक्षांशीय विस्तार आप देखोगे तो 29 डिग्री 2 मिनट है। देशांतरीय विस्तार आप देखोगे तो 29 डिग्री 18 मिनट है, यानी कि देशांतरीय विस्तार ज़्यादा है और अक्षांशीय विस्तार कम है। वहीं पर अक्षांशीय अगर हम लंबाई देखें इसकी अक्षांश के थ्रू तो ज़्यादा है, चौड़ाई कम है। कारण क्या है इसका, थोड़ा सा सोचो और बताओ कमेंट करके। पार्ट 1 के अंदर में बात की थी लैटिट्यूड लाइंस के अंदर, जिसमें हमने सीखा था कि लैटिट्यूड लाइंस है वो उत्तर की ओर यानी कि पोल, दोनों पोल की तरफ, उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल की तरफ है वो उनकी लंबाई कम होती जाती है। इक्वेटर पर उनकी लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई की बात की थी हमने कि इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा चौड़ाई होती है 1.32। इक्वेटर पर होती है 1.32 किलोमीटर। वहीं दोनों तरफ यानी कि उत्तरी पोल की तरफ और दक्षिणी जो पोल है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, उनकी तरफ हम जाते हैं तो इन देशांतर लैटिट्यूड के बीच की लंबाई है वो कम होती जाती है। सबसे ज़्यादा लंबाई जो हमने बात की थी इक्वेटर पर होती है 111.32 किलोमीटर होती है। और ध्रुवों पर हम जो है इसकी बात की थी कि ये बहुत कम हो जाती है और ध्रुवों पर एक ऐसी स्थिति होती है कि जहाँ पर ये इकट्ठी मिल भी जाती है। 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 40 डिग्री नॉर्थ जो लैटिट्यूड है और 40 डिग्री जो हमारा साउथ लैटिट्यूड है उसके अंदर इनकी जो लंबाई थी वो 85 किलोमीटर तक रह जाती हैं। 111.32 से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश तक जो लंबाई है वो 85 किलोमीटर से रह जाती है और ध्रुवों पर ये बिल्कुल ही कम हो जाती है। तो यही कारण है कि इनकी जो है वो लंबाई इनकी जो चौड़ाई है वो कम होती जाती है, इसलिए जो इसका देशांतरीय विस्तार है भारत का वो ज़्यादा है। और अक्षांशीय विस्तार की हमने बात की थी तो ये इनकी लंबाई सेम रहती है। दो अक्षांश के बीच की लंबाई जो होती है वो 1.3 होती है, हमने बात भी की थी पार्ट 1 के अंदर। दो अक्षांश के बीच की लंबाई 111.3 होती है जो कि हर जगह सेम रहती है, चाहे आप उत्तर की तरफ आर्कटिक वृत्त तक जाओ, चाहे आप इक्वेटर तक आओ, नीचे जाओ, चाहे आप हमने बात की थी 66.5 डिग्री 66 डिग्री, तो सेम रहती है लंबाई इनके बीच की और देशांतर की है वो कम होती जाती है ध्रुवों पर। तो इसी कारण से जो हमारे इंडिया का देशांतरीय विस्तार हालांकि है ज़्यादा लेकिन चौड़ाई कम है और वहीं अक्षांशीय विस्तार कम है लेकिन लंबाई ज़्यादा है। साढ़े 23 डिग्री कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि इंडिया के बीचों बीच से गुजरती हैं। ये भी एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो हमारे भारत को दो भागों में डिवाइड करती है, उत्तर दक्षिण। तो कर्क रेखा जो होती है वो टोटल इंडिया के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी मैंने एक ट्रिक बना रखी है, तो आप वो ट्रिक लिख भी सकते हो या अगर आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो। तो मैं वो ट्रिक आपको लिख देता हूँ यहाँ पर। इसको कर देते हैं
ओके, 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो अगर ट्रिक लिखना चाहो तो ट्रिक लिख सकते हो आप। तो मैंने इसकी कुछ एक ट्रिक वो बनाई है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि गुंजन गुंजन व राजेश को मध्य में, गुंजन व राजेश को मध्य में 36 झूले दिखे, 36 झूले दिखे पर 3 दिखे पर 3 10 मीटर ऊंचे थे। गुंजन व राजेश को मध्य में 36 झूले दिखे पर 10 मीटर से ऊंचे थे, यानी कि टोटल 36 झूले दिखे, उनमें से 3 झूले ऐसे थे जो 10 मीटर ऊंचे थे। तो यहाँ से हम गुंजन से गुजरात, राजेश से राजस्थान, मध्य से मध्य प्रदेश, 36 से छत्तीसगढ़, झू से झारखंड, हो गए झारखंड, पर से पश्चिम बंगाल, 3 से त्रिपुरा, 3 मतलब त्रिपुरा, मी से मणिपुर। ठीक है, तो ये ट्रिक थी जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती हैं, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मणिपुर, ये 8 जिले हैं जो कि जिनके मध्य से कर्क रेखा है वो गुजरती हैं। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इंडिया के टाइम जोन की, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की, जो यहाँ पर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि इंडिया के बीचों बीच से गुजर रही हैं। तो इसकी बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन भारतीय मानक समय रेखा या भारतीय मानक समय लाइंस को कहते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो इंडिया के टोटल कितने राज्यों से गुजरती है ये भी कमेंट करके आप बताना है, कितने राज्यों से गुजरती है। तो हम बात करें 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर का बीच का भाग है 82.5 डिग्री। अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे, जोड़ने के बाद अगर आप इनको 2 से डिवाइड करते हो तो 82.5 आता है। 68 को अगर आप जोड़ दो, 68 और 97 को जोड़ोगे तो 165, 165 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो ये 82.5 आता है, कि जो बीच का भाग है इंडिया का, बिल्कुल यहीं से हमारा टाइम जो है वो दिया गया है, यहीं से टाइम की है वो गणना की जाती है, कैलकुलेशन की जाती है। तो ये कितने राज्यों से गुजरती है आपको कमेंट करके बताना है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको इंडिया का मैप या एटलस के अंदर देखना है कितने राज्यों से ये गुजरी है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। हम बात करें इंडिया का जो टाइम है, यानी कि पूर्वी जो अपना भारत है और पश्चिमी भारत, उनके बीच का जो डिफरेंस है टाइम का वो 2 घंटे का है। आपने सुना होगा, देखा भी होगा बुक के अंदर कि 2 घंटे का टाइम जो है वो गैप है, यानी कि 2 घंटे का। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 5 बज रही हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर, 5 बज चुके हैं, 5 बजे सन जो है वो निकल चुका है, सनराइज हो चुका है, तो वहीं गुजरात के अंदर अभी 7 बजे होंगे। यानी कि आप देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश के लोग जो है वो 5 बजे उठ चुके हैं, सनराइज हो चुका है अरुणाचल प्रदेश में। वहीं पर अगर गुजरात के अंदर देखें तो अभी 7 बजे हैं और अभी लोग हैं वो सो रहे हैं, तो 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। इस डिफरेंस को कम करने के लिए ही जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन
की ज़रूरत पड़ी। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय रेखा जिसको कहते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ी, जो कि बीचों बीच 1 घंटे का डिफरेंस रह जाता है। यहीं से टाइम की गणना की जाती है। यानी कि अगर हम बात करें कि यहाँ पर अगर 6 बज रहा है, जैसे कि यहाँ इलाहाबाद है तो इलाहाबाद के अंदर 6 बज रहे हैं, तो यहीं से जो सारा का सारा टाइम है वो लिया गया अपना, यहीं के अनुसार, यहीं के इसी के अकॉर्डिंग जो बाकी इंडिया के अंदर जो स्टेट्स हैं उनके टाइम जो है वो यहीं से लिया गया है। यानी कि यहीं अगर 6 बजे हैं तो बाकी जो इंडिया है उसके अंदर सही सेम 6 बजेंगे, यहीं से टाइम जो लिया गया है इंडिया का। तो हम बात करें एक्चुअल डिफरेंस कितना है। वैसे तो 2 घंटे का मोटा मोटा हम लगभग ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअल जो डिफरेंस है वो है हमारा 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकेंड। एक्चुअल में जो डिफरेंस है वो हमारा 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकेंड का है, जिसको हम लगभग मान लेते हैं कि 2 घंटे का टाइम है, लेकिन एक्चुअल में यही आता है। कैसे आता है आप देख सकते हो, इसको कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पर आपको देशांतरी विस्तार बता दिया है। ये 97 डिग्री पूर्वी देशांतर हो गया, ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर हो गया, 82 डिग्री ऑलरेडी इनका आ चुका है, कैलकुलेट कर सकते हो आप। और डिफरेंस कितना था आपको मैंने वो भी बता दिया था। डिफरेंस था 29 डिग्री 18 मिनट का डिफरेंस था इन दोनों के बीच में, 29 डिग्री 18 मिनट का डिफरेंस था। तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, इसकी गणना कर सकते हो, और ये वाला 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकेंड का टाइम निकाल सकते हो, जो कि एक्चुअल में डिफरेंस है इंडिया का टाइम का। यानी 5 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, तो एक्चुअल में जो 2 घंटे का डिफरेंस है वो यही है, 1 घंटा 57 मिनट का है, जिसको मोटा मोटा मान लेते हैं कि 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। अब हम बात करें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन की, और हम बात करें ग्रीनविच मेरिडियन टाइम की, यानी कि 0 डिग्री देशांतर की बात करें हम, जो इंग्लैंड के ग्रीनविच से जाती है। 0 डिग्री देशांतर, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम 0 डिग्री है। और वहीं हम IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन की बात करें तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो लगभग नहीं है, पूरा का पूरा 5.5 घंटे का डिफरेंस है। यानी कि हम सोचें बताएं, जैसे कि इंडिया के अंदर अभी 12:30 बज रहे हैं, फॉर एग्जांपल के लिए इंडिया के अंदर 12:30 बजे हैं, तो ग्रीनविच यानी इंग्लैंड के अंदर कितना टाइम होगा, कमेंट करके भी बताओ कितना होगा। 5.5 घंटे का डिफरेंस है, यानी कि GMT, उसको GMT कहते हैं हम, GMT ग्रीनविच मेरिडियन टाइम इसको कहते हैं। GMT और IST के बीच का जो डिफरेंस है वो है 5.5 घंटे का। फॉर एग्जांपल 12:30 बज रहे हैं, तो वहाँ पर कितना टाइम होगा, इंग्लैंड ग्रीनविच के अंदर सबको पता चल गया वहाँ कितना टाइम हो रहा है इंडिया के अंदर अगर 12:30 बजे हैं तो। 7 बजे होंगे वहाँ पर भी, कमेंट कर दिया होगा आपने, पता भी कर लिया होगा 7 बजे होंगे वहाँ पर। टाइम जोन निकालना अगर आपको किसी भी कंट्री का, तो कैसे निकाल सकते हो आप, सिंपल सा है। जैसे फॉर एग्जांपल अपना इंडिया 82.5 पर है और वहीं पर ग्रीनविच इंग्लैंड जो कि 0 डिग्री पर हम कैलकुलेट करते हैं, तो इनके टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है, कितने अक्षांश का डिफरेंस आ रहा है इनके बीच में। वो 0 डिग्री हो गया अपना, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री हो गया ना। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना आया, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री का डिफरेंस आया। अक्षांशीय विस्तार या देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार आया 82.5, यानी कि 82.5 देशांतर अपना इंडिया है वो आगे है, 82.5 देशांतर इंडिया है वो आगे है। अर्थ आपको पता है ईस्ट टू वेस्ट है वो घूमती है, अर्थ ऐसे ईस्ट टू वेस्ट है वो घूमती है। तो इंडिया जो है वो पहले आ रहा है और वही इंग्लैंड जो है वो बाद में आ रहा है, क्योंकि 0 डिग्री मान लेते हैं हम। तो इंडिया पहले आ रहा है, इंग्लैंड बाद में आ रहा है, तो इनके बीच का डिफरेंस है वो 82.5 है, 82.5 होता है। और वहीं बात करें एक देशांतर को पार करने में जो है 4 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है।
एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का टाइम है वो लगता है। अगर यहाँ पर 82.5 है और यहाँ पर 82.5 और 83.5 कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये 83.5 हो गया, 82.5 और 83.5 हो गया ना, तो 1 डिग्री इसके बीच का 1 डिग्री देशांतर हो गया ना, 1 डिग्री देशांतर। तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का टाइम लगता है। तो अगर आप इसको डिवाइड कर, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 82 डिग्री 30 मिनट को 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड नहीं, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना आया, 330, 330 मिनट आ गया, 330 मिनट आ गया। 330 मिनट को आप इसको डिवाइड कर दो 60 से, $360, 330 आया, इसको डिवाइड कर दो 60 से, तो ये आ गया हमारा 5.5 यानी कि 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5 घंटा और 30 मिनट, 5.5 घंटा का टाइम डिफरेंस आ गया। तो ऐसे टाइम जोन भी निकाल सकते हो अगर आपको पता है। टाइम जोन अगर आपको दिया गया है तो आप उसका जो है देशांतरीय विस्तार भी निकाल सकते हो। जैसे कि अभी मान लेते हैं कि इंडिया के अंदर 1 बज रहा है, इंडिया के अंदर दोपहर का, इंडिया के अंदर 1 बज रहा है दोपहर का। और वहीं ऑस्ट्रेलिया की हम बात कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मान लेते हैं कि 3 बज रहे हैं। 1 बज रहा है इंडिया के अंदर दोपहर का, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 3 बज रहे हैं दोपहर के। तो अगर आप देखना है कि इंडिया की कितने, जो ऑस्ट्रेलिया है वो कितने अक्षांश पर स्थित है, यानी कि 3 बज रहा है, तो कितने कौन से अक्षांश के ऊपर इंडिया का भी जो ऑस्ट्रेलिया का है वो टाइम जोन है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। कितना डिफरेंस हो गया, आप देखो 1 बज रहा है इंडिया के अंदर, 3 बज रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर दोपहर के, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 2 घंटे का डिफरेंस हो गया। 2 घंटे का डिफरेंस हो गया। 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, आपको पता है 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। 2 घंटे के अंदर 120 मिनट हो गया, 120 मिनट हो गया। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का टाइम लगता है, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का टाइम लगता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का 4 मिनट का टाइम लगता है। तो 120 को आप डिवाइड कर दो 4 से, कितना आया, इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो 30 आ गया, 30 अक्षांश आ गए, यानी कि 30 अक्षांश जो है वो ऑस्ट्रेलिया हमारे इंडिया से आगे है। 30 अक्षांश को आप ऐड कर दो 82.5 के अंदर, इसको अगर आप ऐड करते हो 30 को 82.5 के अंदर, तो 112.5, ये आप इसको कर सकते हो 112 डिग्री 30 मिनट, यानी कि 112 डिग्री 30 मिनट जो अक्षांश है ऑस्ट्रेलिया उस पर स्थित हो रहा है, जहाँ से टाइम जोन जो कैलकुलेट किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया का। तो इस तरीके से आप टाइम जोन भी निकाल सकते हो, किसी भी कंट्री का कितने अक्षांश वो आगे हैं इंडिया से, वो भी देख सकते हो। टाइम जोन निकाल सकते हो, टाइम जोन अगर आपको दिया है कि कितने अक्षांश पर वो है कंट्री, तो उसका जो टाइम जोन कितने अक्षांश से लिया जा रहा है, तो वो भी आप ऐसे निकाल सकते हो। तो बस ये था इस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बात कर ली थी लोकेशन एंड एक्सटेंशन की। स्टार्टिंग के अंदर हमने देखा था इंडिया की लोकेशन एक्चुअल में कहाँ पर है, ग्लोब के ऊपर या अर्थ के ऊपर, उसका जो खगोलीय स्थिति एस्ट्रोनॉमी लोकेशन है वो क्या है, जिसके अंदर देशांतर और अक्षांश की हमने बात कर ली थी। नेक्स्ट पार्ट 3 जिसके अंदर हम सीखेंगे इंडिया के नाइबर कंट्री, उनकी जो सीमा बन रही है, बाउंड्री बन रही है, उन बाउंड्री के नाम से, उनकी टोटल लेंथ है, सबसे ज़्यादा किस कंट्री की लेंथ है वो भी हम सीखेंगे। जैसे कि बांग्लादेश सबसे ज़्यादा लंबी सीमा बनाती है। इंडिया की जलीय सीमा, टोटल इसकी सीमा, वहीं हम द्वीप की बात करेंगे, सागर बंगाल की खाड़ी की बात करेंगे, नेक्स्ट पार्ट 3 के अंदर सीखेंगे। और उसी के साथ जो है हमारा ये फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा इंडिया का, जो कि लोकेशन एंड एक्सटेंशन, लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया, यही है फर्स्ट चैप्टर हमारा इंडियन ज्योग्राफी के अंदर। उससे पहले पार्ट 1 के अंदर हमने बेसिक सीखा था लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड लाइंस, लैटिट्यूड लाइंस और लैटिट्यूड के बारे में, जो कि मैंने काफ़ी अच्छे से आपको मॉडल्स के थ्रू यूज़ करके, अब मॉडल्स का यूज़ करके आपको सिखाया था।
तो आप वो वीडियो ज़रूर से देखने देना। कुछ इस प्रकार के मॉडल्स में मैंने इस वीडियो के अंदर यूज़ किए हैं, 3-4 मॉडल्स यूज़ किए थे, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि लैटिट्यूड लाइंस, लैटिट्यूड पॉइंट्स और लॉन्गिट्यूड लाइंस क्या होती है, वो अच्छे से मैंने उस वीडियो के अंदर बताया, कितनी उनकी टोटल नंबर्स कितने टोटल होती हैं वो। तो इस पार्ट के अंदर हमने ये सीख लिया। नेक्स्ट पार्ट के अंदर वो हम सीखने वाले हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे जियोग्राफिकल लोकेशन की, भूगोलिक स्थिति की। तो मिलते हैं फिर पार्ट 3 के अंदर।